नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करने वाले हैं चार धाम की जिम्मेदारी को लेकर। उत्तराखंड में कपाट खुलने के साथ ही चारधाम की यात्रा का आगाज हो चुका है और इसी बीच चंपावत में उपचुनाव भी हैं। संभावनाओं से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने से ठहरने से लेकर भोजन तक की आपूर्ति बेहद मुश्किल हो गई है। हालांकि शुरुआती वक्त में धामी सरकार ने यात्रियों की संख्या सीमित कर दी थी, लेकिन भीड़ को देखते हुए 1,000 श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ा दी गई है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और बीमारी के चलते अब तक करीब 2 दर्जन श्रद्धालुओं की जान चली गई है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसके चलते व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से चलाना मुश्किल हो रहा है और इसे लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी ओर 31 मई को चंपावत के उपचुनाव होने हैं और इस तरह मुख्यमंत्री धामी के कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री धामी ने बैठक कर चारधाम में व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और केदारनाथ धाम और सुबोध उनियाल को बद्रीनाथ धाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है और सीएम धामी ने कैबिनेट बैठक कर कई मुद्दों पर आज चर्चा की। केदारनाथ में 2 मंजिल मकान बनाने की बात कही है ताकि आने वाले वक्त में श्रद्धालुओं को पर्याप्त मात्रा में रहने का स्थान प्राप्त हो। लेकिन मौजूदा वक्त में जो श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं उनकी यात्रा सुचारू कैसे हो, आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए हमारे इस खास रिपोर्ट पर। प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री में भारी संख्या में भक्त आ रहे हैं। केदारनाथ धाम की बात करें तो सिर्फ 6 दिनों में ही 1,13,000 यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। वहीं रात को अब 10 बजे के बाद भी मंदिर खुला रहेगा ताकि भक्तगण रात को भी दर्शन कर पाएं और भीड़ कम हो। केदारनाथ धाम की यात्रा में आज छठा दिन है और हम 1 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं, तो काफ़ी रिकॉर्ड संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं सबसे पहले तो हमारे जो यात्री आ रहे हैं या जो प्लान कर रहे हैं आने का, उनको ये कहूँगा कि आप रजिस्ट्रेशन करा के आएँ और पूरी अपनी जिनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएँ हैं वो अपना चेकअप करा के आएँ ताकि कोई समस्या ना हो। साथ ही जो भी व्यवस्थाएँ हैं उसको हम और इम्प्रूव कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं, तो टॉयलेट, पानी, लाइट और स्वास्थ्य सुविधाएं, साफ सफाई पर और हम अधिक ध्यान दें। केदारनाथ धाम ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री में भी श्रद्धालुओं की भीड़ का यही आलम है। इस बार आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना काल के बाद मानो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ कई परेशानियां यात्रियों को देखनी पड़ रही हैं। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी यात्रा नहीं कर सकता, लेकिन कई लोगों को रजिस्ट्रेशन की जानकारी ही नहीं। चार धाम न केवल उत्तराखंड की संस्कृति के प्रतीक हैं, बल्कि विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी देश को पहचानने और इसी वजह से केंद्र सरकार की निगाहें भी चार धाम पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है, जैसा कि चार धामों में यात्रा के दौरान हार्ट अटैक, ऑक्सीजन की कमी के चलते हुए अन्य कारणों से करीब 2 दर्जन मौत हो गयी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि यात्रा मार्ग पर चिकित्सा इकाइयों में चिकित्सक, फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टाफ और वार्ड बॉय तैनात किए गए हैं। हर यूनिट में ईसीजी मशीन, कार्डियक मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जरूरी जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने माना है कि इस हृदय रोग के डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिजिशियन को ही ट्रेनिंग देकर भेजा गया है। तमाम सुविधाओं के बावजूद भी श्रद्धालु कैसे परेशान हैं, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बड़े वायदे कर रही थी कि चार धाम यात्रा हमने व्यवस्थित कर दी है। अरे आपने चार धाम यात्रा पर कभी गंभीरता से विचार किया? आपने यात्रा शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल की, जिसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होता है, स्वास्थ्य मंत्री होता है, पेयजल मंत्री होता है, पर्यटन मंत्री होता है, कभी इनकी बैठक ली कि आप बहुत गंभीर हैं इस चारधाम यात्रा से? आपने शुरू में कहा कि हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इतना यात्री प्रतिदिन करेगा,
उसके बाद आपने हाथ पांव खड़े कर दिए। चंपावत की व्यस्तता के बावजूद उन्होंने जो है 2 मंत्रियों को अलग अलग धामों के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आदेश दिया है। साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं, विभागाध्यक्ष हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों, पीडब्ल्यूडी वाले हों या जो यात्रा से जुड़े हुए तमाम विभाग हैं, उनके जो आधिकारिक रूप से जो है जो जिम्मेदार अफसर हैं, उनके संज्ञान में वो तमाम विषयों को जो है लाकर उनके साथ बैठक करना, फोनिक संपर्क करना और लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। और साथ ही यह है कि यदि कोई कोताही करता है तो फिर उसके संदर्भ में भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे। चंपावत चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, वन मंत्री सुबोध उनियाल को दोनों धामों की जिम्मेदारी दी है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री धामी की ये 2 सिपह सलार श्रद्धालुओं के संकट दूर कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर पाएंगे या नहीं। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट। तो 4 धाम की किसकी जिम्मेदारी, कौन ये सुनिश्चित करेगा कि सभी आने वाले यात्रियों की पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाई जा रही है, इसको लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ेगा। सबसे पहले उनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं। आज हमारे साथ में है ब्रजेश सती जी, बद्रीनाथ धाम से तीर्थ पुरोहित हैं, और साथ ही साथ कुलदीप राणा जी आज हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीसी थपलियाल साहब हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। और नवीन प्रशाली जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही राजेंद्र चौहान जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, और सत्यवीर चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस चर्चा में। शुरुआत कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्यवीर चौहान जी के साथ में। सत्यवीर जी, आखिरकार जिम्मेदारी आपने दे दी, जब इतनी चीजों पर बातचीत हुई, आपने देखा कि आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है 4 धाम यात्रा में जान जाने वालों का, तब जाकर ये जिम्मेदारी दी गई ना? पहले भी दी जा सकती थी। अगर मुख्यमंत्री उपचुनाव में व्यस्त हैं तो किसी को जिम्मेदार बनाया जा सकता था, कुछ और तैयारियां की जा सकती थी। इतनी देरी क्यों की आखिर? सरकार गरिमा जी, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं जो इस समय अभी आपके चैनल को देख रहे हैं, चाहे प्रदेश में देख रहे हो चाहे प्रदेश से बाहर देख रहे होंगे। और 4 धाम से जुड़ा जो विषय आपने लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिया है कि क्या क्या अभी तक की सरकार ने कार्रवाई की है, और जिस प्रकार से आपने मंत्रियों का भी अभी नाम लिया कि 2 मंत्रियों को इस यात्रा से जोड़ा गया है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब मैं आपके हर बार डिबेट में कहता हूं, जो इनपुट मिलते हैं, जो नई कार्रवाई स्टेप्स ले जाते हैं, वो आपके डिबेट में बताता हूं, जिससे कि आने वाले यात्रियों को ये सब पता चल सके कि उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही है और हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो मैं आपके डिबेट में यहाँ से शुरू करता हूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने जैसे ही तिथियां घोषणा हुई, उसके बाद निरंतर बैठकें करी है, चाहे वो देहरादून के अंदर में बैठकें हो, चाहे वो राज्यपाल महोदय ने करी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी लेवल पे हुई हो, चाहे मुख्यमंत्री लेवल पे हो, चाहे विभाग के मंत्रियों ने करी हो। ये सब जो बैठकें हुई है वो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की 4 धाम की यात्रा को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाया जा सके, जिससे बाहर से आ रहे जो यात्रीगण है उनको किसी तरह की भी असुविधा ना हो, और अगर असुविधा होती है तो उसका तत्काल कैसे निवारण किया जाए। हाँ। उसके लिए हर बैठक में हर तरीके से संज्ञान में रखा गया था। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी जब 4 धाम यात्रा शुरू हुई तो हमने क्या क्या उसका ध्यान रखा। मैं आपको अगर चिकित्सा के बारे में ही कहूंगा तो अगर मैं चिकित्सा के बारे में बात कहूंगा तो अगर जिस प्रकार से हमने टोल फ्री नंबर दिए, 108 हेल्पलाइन नंबर, चाहे 104 हेल्पलाइन नंबर हो, चाहे दूसरे हमने जो 6 और आपातकालीन जो नंबर है वो लैंडलाइन दिए हैं, वो भी इसी दृष्टि से दिए गए हैं कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत, और ये हमने जब बुकलेट जारी करी, आपने हेल्पलाइन नंबर्स दिए। सत्यवीर जी, यहाँ पर सवाल आज ये है ना, हमने तैयारियों को लेकर बहुत बातचीत की आपसे, आज सवाल ये है कि जो जिम्मेदारी अब आपने 2 मंत्रियों को दी है, ये पहले भी तो दी जा सकती थी ना, आपने इतनी देरी क्यों कर दी? देखो ये विषय ये नहीं हो सकता कि भाई हमने आज मंत्री को दिया। विषय ये हो सकता है कि यात्रा शुरू होने से पहले और यात्रा के समय पे सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए जिससे कि विषय ये क्यों नहीं हो सकता? आप ये कदम उठा रहे तब जब पहले ही इतने सारे यात्रियों की जान चली गई, उसके बाद आप जवाबदेही किसी की तय कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, आज ही मैंने अपने दर्शकों को एक खबर बताई है जहां पर आप रजिस्ट्रेशन चिल्ला रहे हैं, लेकिन आने वाले यात्रियों को ये तक नहीं पता है कि किस ऐप पर, किस साइट पर रजिस्ट्रेशन होगा। इतनी तक तो जानकारी दी नहीं गई है। अब जब देखा आपने कि जब मुसीबतें बढ़ती जा रही है तो 2 मंत्रियों को बैठा दिया है।
यही तो सवाल है ना। अगर 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 आप रजिस्ट्रेशन का डिटेल जानना चाहते हो तो मैं आपको एक एक सिलसिलेवार बता सकता हूं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है सत्यवीर जी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आपको इस तरह से प्रमोट करानी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी, ताकि जो जनता वहां पर पहुंच रही है उसको बेहतर तरीके से पता हो। वो तो पुलिस कर्मियों की खैर मनाइए कि वो मदद कर रहे हैं कम से कम लोगों की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और निरंतर हमारे पुलिस विभाग उस संपर्क बनाए है कि कहीं भी कोई दिक्कत है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से दिखाना चाहूंगा, ये 3 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है कि किस किस प्रदेश को क्या क्या दिया गया है, कि कौन कौन सी सूचनाएं कैसे दे सकते हैं। अब ये उन प्रदेशों का भी जहां से आ रहे हैं उनका भी एक वो बनता है, नैतिक दायित्व तो बनता है। भले ये उत्तराखंड में आ रहे हो मगर उनका नैतिक दायित्व तो बनता है, जब उन्हें प्रकाशन के लिए सब कुछ उनको दिया है कि उन्होंने वहां किया है नहीं किया, इसकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग चल रही है। दूसरा मैं आपको सत्यवीर जी, इससे आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। सत्यवीर जी, इससे आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। अगर आपने प्रदेशों को दे दिया है तो जो प्रदेश से जाते हैं ना, वो अपने प्रदेश में बता कर नहीं आते कि हम उत्तराखंड जा रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड को बताएंगे कि हम उत्तराखंड आ रहे हैं। मुझे जितना पता प्रक्रिया के बारे में, अब जैसे मैं अगर ये जाना चाहूँ चारधाम यात्रा पर, तो मैं अपने प्रदेश में जाकर तो किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं जा रही हूँ, बल्कि उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी तो उत्तराखंड के प्रदेश वाले जानेंगे कि हाँ मैं आ रही हूँ। तो प्लीज कम से कम आप इस पर अब कोई तर्क मत दीजिए, ठीक है? सत्यवीर जी, आपके पास आएंगे और मेहमानों को जोड़ लेते हैं। आपने कहा कि आपकी तैयारियां खूब हैं, हमने सुन लिया आपको, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से राजेंद्र चौहान जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। सॉरी, माफ कीजिएगा, राजेंद्र चौधरी जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता। माफ कीजिएगा राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो ये कह रही थी कि कमियां हैं, कहीं ना कहीं कमी है, और हमने देखा 2 दर्जन से ज्यादा यात्रियों की जान चली गई। अब जाकर यहाँ पर मंत्रियों को जिम्मेदारी जवाबदेही के तौर पर बैठा दिया गया है। आपको क्या लगता है, पहले होनी चाहिए थी इस तरह की तैयारी, पहले जिम्मेदार व्यक्तियों को बिठाया जाना चाहिए था? नहीं गरिमा, जब हमने पहली बार जब डिबेट की थी तो उसमें माननीय थपलियाल जी ने अनुरोध किया था कि भाई अगर सरकार इलेक्शन में है तो किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए जो इसे मॉनिटर करे, चाहे वो मुख्य सचिव हो या सचिव हो। और ये जो इन्होंने मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है ये देर से दी है, लेकिन ये स्वागत योग्य है। और मैं ऐसा मानता हूं कि सुबोध उनियाल इस सरकार के श्रेष्ठतम मंत्री हैं। ठीक है, और वो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, मेरी एक पॉजिटिव सोच है। बिल्कुल, आज बड़ा अच्छा लगा मुझे भी राजेंद्र जी आपकी ये बातें सुनकर। देखिए, ये होता है, ये बात कहता हूं नहीं, ये होती है कम से कम नैतिकता, कि अगर कोई व्यक्ति ठीक है या ठीक कदम उठा रही है कोई पार्टी तो उसकी तारीफ भी की जाए, उसके इस कदम की तारीफ भी की जाए। मुझे लगता है ऐसे अगर राजनीति होने लगे तो बेहतर काम होगा। आपके चैनल ने पूरे इस यात्रा के सीजन के लिए सबसे पहले चर्चा आपने की। आपकी चर्चा के बाद माननीय राज्यपाल महोदय ने संज्ञान लिया, उन्होंने मीटिंग बुलाई। सरकार तो इसमें सोई रही, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर इन्होंने ये जिम्मेदारी इन्हें दी है तो मुझे विश्वास है कि यात्रा सफल होनी चाहिए। बिल्कुल, हम सब यही चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम सब यही चाहते हैं। जी राजेंद्र जी, हम सब यही चाहते हैं कि स्वास्थ्य की, परिवहन की, और सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ जो है, जो महिला यात्री हैं, लगभग अगर 20,000 रोज जा रहे हैं तो उनमें 8 से 10,000 महिलाएं हैं। उनके लिए सैनिटेशन की ऑन द वे कोई व्यवस्था नहीं है। उस पे अगर ये सरकार ध्यान दे तो शायद अच्छा होगा, क्योंकि महिलाओं को, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। लंबी यात्रा है, ऋषिकेश से लगभग 10 घंटा लग जाता है ऊपर जाने में। ठीक है, इस पर सत्यवीर जी कुछ कहना चाहते हैं, हम उनसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी के मेहमान हैं उनको भी जोड़ लेते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ में यूकेडी से पीसी थपलियाल साहब है। थपलियाल साहब, चारधाम की यात्रा को लेकर हमने आपके साथ भी बहुत बार चर्चा की है और आप यही कहते आए कि तैयारियां जो है वो कम है, पूरा ध्यान उपचुनाव की ओर है। लेकिन आप खैर, जब आंकड़ा जो है जान जाने वालों का बढ़ता जा रहा था, तब जाकर मुझे लगता है कि जो सरकार सो रही थी, अब वो सो तो नहीं रही थी कहना ठीक होगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पूरी तरह से ध्यान जिसका चारधाम यात्रा पर नहीं था वो अब आ गया है, क्योंकि आंकड़ा इतने कम दिनों में इतना ज्यादा हो जाएगा किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। आपको लगता है कि अब कुछ कमियां आने वाली हैं, बेहतर व्यवस्थाएं और तेजी से होंगी, क्योंकि अब मंत्रियों को जवाबदेह बनाया गया है? देखिए मैडम, जो भी तैयारी, मेला जब होता है तो मेला से पहले तैयारियां होती हैं।
और उस समय जितने भी मुख्यमंत्री के समेत जितने भी लोग थे वो उछल उछल के कह रहे थे कि इस बार बहुत लोग आने वाले हैं, इस बार बहुत लोग आने वाले हैं। लेकिन उनकी जो तैयारियां थी वो मतलब उतनी नहीं थी। अगर होती तो ये लोग नहीं मरते, होती तो जो अब आज अव्यवस्था हो चुकी है उसको व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। अगर 300 रुपए की थाली लेने के लिए मजबूर है खाने की, या जिस तरह से लूट बची है उस लूट को अब कोई भगवान बद्रीनाथ खुद नहीं रोक सकते। ये इस तरह से मेला लग चुका है, रेला चल चुका है। अब उसमें जो इन्होंने 2 विधायिका यानी जो मंत्रियों को डाल दिया अभी, तो उसमें मुख्यमंत्री खुद को बचे, क्योंकि पहले दिन तो अव्यवस्था प्रधानमंत्री ने नोटिस की, ड्रोन से देखा, उन्होंने बोला कि पूरा अव्यवस्थित हो रहा है, पूरा वहां पे लोग सड़कों पे सो रहे थे। तो तब जाके मुख्यमंत्री ने अपने को बचाने के लिए 2 मंत्रियों को अब वहां पे जिम्मेदारी दी है, जबकि ये पूरी जिम्मेदारी सतपाल महाराज की होनी चाहिए, जो पर्यटन के मंत्री हैं, अनुभवी नेता हैं, लेकिन उनको राजनीतिक तौर से कमजोर करने का एक षड्यंत्र देख रहा हूं कि उनको पर्यटन मंत्री को पूछा ही जा रहा है। ठीक है, यानी आपको लगता है कि यहाँ पर भी राजनीति चल रही है, अंदरूनी ही राजनीति चल रही है इतनी भयंकर कि आप ही देखिए मुख्यमंत्री खुद भी बच गया 2 मंत्रियों को, और साथ साथ सतपाल महाराज को काट दिया। अब सतपाल महाराज बेचारे दुबई गए हुए थे, वहां पे अरब कंट्रीज का जो पर्यटन का वो लगा हुआ था, वो उन पर्यटकों को यहाँ लाने के लिए वहां पे वकालत कर रहे थे। लेकिन यहाँ उनका जमीन था उसको खिसका दिया और इस तरह से 2 लोगों को वहां पे डाल दिया गया। अब समस्या ये होगी कि अब जितने कार्यकर्ता हमारे सुबोध दुनियाल जी के होंगे वो अपने रिश्तेदार समेत बद्रीनाथ जाएंगे, और जो धन सिंह के कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि कभी भी विधायिका हमारे लिए कारगर सिद्ध नहीं हुई है। यहाँ पे अगर ये लोग जब भी गए हैं, आप पहले दिन मुख्यमंत्री जाते हैं और केदारनाथ में प्रधानमंत्री के बदले की पूजा करते हैं, गंगोत्री में खुलता है दरवाजा, गंगोत्री में पूजा करने जाते हैं, और जो पर्यटक वहां देखने आए थे उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या, जिस समस्या को कोई भी तो आप तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए ये चीज समझनी चाहिए कि नेता जितने दूर रहेंगे, क्योंकि इनकी आदमी दूर तो रह नहीं सकते, क्योंकि आप देखिए कि डीएम भी अपनी ओर से काम कर रहे हैं, एनडीआरएफ दिल्ली से भेज दी गई है, आईटीबीपी की यूनिट वहां जा चुकी है। अब उनको नियंत्रण करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति तो ऐसे कार्यपालिका के अधिकारी चाहिए, एक तेज तरार डीएम चाहिए, डीएम के साथ ऐसे एग्जीक्यूटिव पावर चाहिए, क्योंकि आखिर जो काम का लोड आता है वो नीचे के सिपाही के ऊपर आता है। नीचे के जो वो उनकी मात्रा बहुत कम है, बड़े बड़े ऊपर से नीचे बड़ी चेन बनी हुई है, लेकिन जमीन में जो हाथ मदद करने वाले हैं वो तो दिखते ही नहीं है। अब पटवारी और कानून वो लोग नीचे के लेवल के लोग क्या करेंगे? लेकिन निश्चित रूप से जो एनडीआरएफ आ रखी है, आईटीबीपी आ रखी है, और जो इनकी एक एनजीओ वहां पे काम कर रही है मेडिकल की, स्टिग्मा, वो लोगों से अगर कोऑर्डिनेशन किया जाए ठीक ठाक तो उनको ताकत दी जाएगी, तो इसमें कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है, ये हमें लगता है। बाकी तो ऐसी उछल कूद मचाने वाली फौज है जिसके हाथ में कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, यानी आपको लगता है कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत तो है वो जरूर मिलेगी, और हम यही चाहते हैं कि बेसिकली जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यात्री पहुंच रहे हैं, इनको आराम मिले, क्योंकि ये यहाँ पर 4 धाम यात्रा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए। नवीन प्रशाली जी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की ओर से। नवीन जी, आपका भी स्वागत आज की चर्चा में। आपको क्या लगता है, आपने सुना अभी बीजेपी, कांग्रेस और यूकेडी को, क्या आपको भी लगता है कि अब इसमें बेहतरी आएगी? अपनी बात रख लेता हूँ एक बार, गरिमा जी ब्रजेश जी कुछ मुझे दूसरी डिबेट में जाना है, मेरा टाइम हो रहा है। ठीक है, पहले ले लेते हैं ब्रजेश जी को जोड़ लेते हैं। चीजों के बजाय जो है, अगर आप मुझसे जानेंगे कि मैं 4 धामों की यात्रा करके आ रहा हूँ, मैं आपको जोड़ने वाली थी ब्रजेश जी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप कम वक्त के लिए हमारे साथ में हैं। माफी चाहूंगी आपसे। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है। नवीन जी आपके पास आते हैं, उसके बाद में ब्रजेश जी के पास वक्त थोड़ा सा कम है, उनको जाना है। ब्रजेश जी आप बताइए, आप 4 धामों की, अभी आपने कहा कि आप यात्रा करके आए हैं, तो आप बताइए किस तरह की व्यवस्था आपको असल में नजर आती है? देखिए गरिमा जी, जो ये 4 धाम यात्रा है ये अचानक नहीं होती है,
कि शासन में बैठक हुई, निर्णय लिया और यात्रा शुरू हो गई। ये अनादिकाल से चली आ रही परंपराएं हैं और इस परंपरा के तहत तिथियां तय हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट खोलने की तिथि अक्षय तृतीया के दिन तय है। और जिस भी तिथि को अक्षय तृतीया पड़ती है उस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाते हैं। हालांकि दोनों मंदिरों के कपाट एक ही दिन खुलते हैं, लेकिन मुहूर्त थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे इस दिन इस वर्ष यात्रा काल में 3 मई को दोनों मंदिरों के कपाट खोले गए थे। एक के जो 11:45 पर, एक के 12:15 पर खोले गए थे। बड़ी आवाज बढ़ा दी। 6 तारीख को और बद्रीनाथ जी के 8 तारीख को कपाट खोले गए थे। इसलिए जब हमें पता है कि मंदिरों के कपाट खुलने की तिथि तय है, तो फिर सरकार के स्तर पर क्यों नहीं तैयारियां की गई। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और लखनऊ से देहरादून का सफर तय करने के 22 साल बाद भी हमने उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा को गंभीरता से नहीं लिया। चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, केवल औपचारिकता ही पूरी गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदिगुरु शंकराचार्य जी के टाइम से ही जो है यहाँ पर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के बाद यहाँ पर जो ये यात्राएं चलती रही है। ब्रिटिश काल में भी 4 धाम यात्रा चलती थी, उत्तर प्रदेश के दौर में भी 4 धाम यात्रा चलती थी, और अब तो हमारा अलग पृथक प्रदेश है। यानी ब्रजेश जी, आप यही कहना चाहते हैं ना कि आपको कमी जो है वो नजर आ रही है, आपको भी लगता है कि और बेहतर व्यवस्थाएं जो है वो हो सकती थी? आप ये देखिए ना, 6 महीने का जो टाइम होता है, और जब हमें पता था कि 2 साल पूरी तरह से जो है कोरोना काल में चले गए हैं और इस बार यात्रा का दबाव होगा, तो हमने क्यों नहीं एक तो क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया। दूसरा जो है, आप देहरादून में बैठ करके एसी कमरों में बैठ करके केवल औपचारिकता के लिए यात्रा समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों को निर्देश देंगे, इससे काम नहीं चलने वाला। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और उसमें मैंने साफ लिखा था कि जो तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और स्थानीय लोग लगातार 6 महीने जो है धामों में रहते हैं, वो बेहतर जानते हैं कि वहां पर किस तरह की दिक्कतें हैं। उनसे अगर समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है, उनको समझ दिया जाता है और उनसे फीडबैक ली जाती है, तो मुझे लगता है कि ये स्थितियां पैदा नहीं होती। ब्रजेश जी, एक और सवाल का जवाब देते जाइए। ब्रजेश जी, बस एक और सवाल कि अभी आपने सुना कि जिम्मेदारी अब 2 मंत्रियों के हाथों में है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की जिम्मेदारी 2 मंत्री संभालेंगे, जवाबदेही भी उनकी होगी। क्या लगता है ये क्यों किया गया? क्या इससे फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। ये महज औपचारिकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मंत्रियों के पास और भी विभाग है। बेहतर तो ये होता कि सतपाल महाराज जो पिछले 5 सालों से तीर्थाटन, पर्यटन और धर्मस्व विभाग देख रहे हैं, वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करते। अब वो तो दुबई चले गए और प्रकाश थपलियाल जी कह रहे थे कि वहां से पर्यटकों को लाते हैं। आज हमें पर्यटक लाने की जरूरत नहीं है, हमें तीर्थाटन पर फोकस करना था। और यात्रा के लिए मॉनिटरिंग के लिए मैं यहाँ पर सुझाव देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो गढ़वाल कमिश्नर पौड़ी में और देहरादून में बैठते हैं, उन्हें जो है 4 धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ के मुख्य यात्रा पड़ाव रुद्रप्रयाग में बैठ के मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ऐसे ही जो है उपायुक्त जो गढ़वाल हैं, उनको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठ के मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और जो 4 धाम यात्रा के जो यात्रा पड़ाव है, मुख्य यात्रा पड़ाव जोशीमठ में, आपके बड़कोट में, आपके भटवाड़ी में और गुप्तकाशी में, यहाँ पर जो है आपको जो नोडल अफसर जो है यात्रा नोडल अफसर बैठाने चाहिए, तभी जाके यात्रा बेहतर सफल और संपादन होगी। अदरवाइज हम केवल औपचारिकता, क्योंकि भगवान भरोसे अभी यात्रा चल रही है, बिल्कुल भी 4 धामों की जो इष्ट है वही इस यात्रा को चला रहे हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूँ। 3 मई को मैं जब यमुनोत्री से नीचे आ रहा था पैदल, तो लगभग यानी 2:30 बजे के लगभग एक राजस्थान से आए हुए बुजुर्ग जो कंडी में चल रहे थे, वो जो है हार्ट अटैक से उनकी वहां पर मौत हो गई थी। और उनकी पत्नी 2-3 लेडीज बुजुर्ग जो है वहां पर रो रही थी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मैं जाकर के जो है नीचे मैंने पुलिस कर्मियों को जब बोला, मैंने कहा ऐसा हो गया यार, आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया है। और जो वहां पर मेरे पास विजुअल है, फोटोग्राफ्स हैं, वहां घोड़ा पड़ाव नहीं है यमुनोत्री में। और जबकि जिला पंचायत 150 रुपए घोड़ा का लेते ही है। पहाड़ियों पर मेरे पास फुटेज है, विजुअल है, मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। घोड़ा पड़ाव जो है पहाड़ी पर है, और नीचे भी जो है खरसाली में भी ये स्थितियां हैं। तो 150 रुपया आप पर घोड़ा खच्चर से ले रहे हैं, आपके पास घोड़ा पड़ाव नहीं है। जबकि 2010 में जब रमेश पोखरियाल निशंक वहां पर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो है खरसाली में रोपवे का उद्घाटन किया है। तो फिर आखिर क्यों नहीं वो रोपवे संचालित किया जा रहा है? ठीक है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। ठीक है, सत्यवीर जी ध्यान से सुन लीजिए, मुझे मैं अभी सबके जवाब लूंगी, आपके इस सबके जवाब लूंगी आपसे, ध्यान से सुनने से सत्यवीर जी। सारे राजनीतिक दल जो है, जो मुख्य धारा के राजनीतिक दल है, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने हमारी 4 धाम की यात्रा को गंभीरता से नहीं लिया है। अदरवाइज
आपने रामवाड़ा से केदारनाथ रोपवे अगर बनाया होता हाँ। तो आज पल्लवी जी, गरिमा जी, इनका काफी लंबा हो गया है। इस तरह से जो है आज उनको आज जाना है, सोनप्रयाग उनको में- सुन लेते हैं, आते हैं आपके पास। ठीक है, मैं सोनप्रयाग का उदाहरण देना चाहता हूँ 6 तारीख का। गंभीर, जब मैं वहां देखो, पहुंचा अगर ये तो उदाहरण देते जाएंगे तो ये डिबेट नहीं, ये पूरी ऐसे सही से नहीं हो नहीं पाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं जैसे आपकी बात, मैंने क्या कहा, आप बहुत- ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा सत्यवीर जी, आप ध्यान से सुनिए। मैं सबके जवाब आपसे लूंगी, मैं सबके जवाब लूंगी ना आपसे। आपको जवाब देने के लिए पूरा वक्त भी दूंगी, आपको जवाब देने के लिए पूरा वक्त भी दूंगी। मैं बिना उसके नहीं आया हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेटा तो जो है यहाँ बैठ के तैयार हो जाता है, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी में बता रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है ब्रजेश जी, आपने 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 बेहतर से बताया, क्योंकि आपने खुद कहा कि मैं होकर आया हूँ, मैंने देखा है कि क्या स्थितियां हैं, तो मुझे लगता है इस पर हम जवाब लेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था सत्यवीर जी से कि आप ध्यान से सुनिएगा एक एक आरोप। ब्रजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप जाना चाहते हैं, जैसा आप कह रहे थे कि आपको दूसरी डिबेट में भी शामिल होना है, तो देखिए हमारे साथ में कई मेहमान और भी बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी से प्रशाली साहब है, प्रशाली साहब के पास हम जाए थे। जी नवीन जी, आप बताइए। अभी आपने सुना, मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन असल बात तो तीर्थ पुरोहित ने कर दी। गरिमा जी, आपसे एक निवेदन है मेरा, हाँ। निवेदन है, मैं 5 सेकंड लूंगा। ये ज्यादा लंबा हो जाता है, जब एक व्यक्ति बहुत लंबा बोल जाता है तो फिर वो डिबेट का वो सुर नहीं रह जाता। फिर शुरुआत तो मैंने आपसे की, लंबा क्यों? अरे उनको जाना है, उनको दूसरी डिबेट में जाना है सत्यवीर जी। आप हमारे साथ में, मैंने क्या कहा, तो मेरा निवेदन ये भी है कि अगर वो बोल के जाते हैं तो सुन के भी जाएं। ठीक है, सुन रहा हूँ। ये नहीं कि बोल दे ठीक है। उसके बाद सुने और ना। मेहमान है, उनको भी जोड़ेंगे ना हम चर्चा में। सत्यवीर जी, ऐसा तो नहीं है, अभी कुलदीप जी हमारे साथ में लगातार बने, उनकी प्रतिक्रिया एक बार भी नहीं ली हमने, और नवीन जी की भी। सबका स्वागत है, ठीक है, सवालों का स्वागत ठीक है। बाकी के राजनीतिक प्रवक्ता जिनसे आपको सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है ना, वो सारे बने हुए, वो आपकी बात सुनेंगे भी और उनके आप जवाब भी दीजिएगा। अगर उनको जाना है तो वो जा सकते हैं। नवीन जी, आप जल्दी से बताइए, उसके बाद हम सत्यवीर जी के पास लौटेंगे। आपको लगता है कि क्या आप जिम्मेदारी जो है वो ठीक होगी? हालांकि अभी तीर्थ पुरोहित ब्रजेश जी कह रहे हैं कि कमियां तो बहुत ज्यादा हैं। कि अभी जो तीर्थ पुरोहित हमारे हैं सती जी, उन्होंने जो बातें कही, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पर रियलिटी को देखा है। और सत्यवीर जी कागज लेके कह रहे हैं कि मेरे पास डेटा है। सत्यवीर जी, आप कह रहे हैं कागज देखी, वो कह रहे हैं आंखों देखी। तो आंखों देखी ज्यादा है यहाँ पर। और वो उस धाम से आए हैं जहाँ चारों धाम में जानता हूँ सती जी बहुत एक्टिव रहे हैं। चाहे वो पिछली बार उस बोर्ड को खत्म करने के लिए भी इन्होंने बड़ा आंदोलन किया था। मेरा कहने का मतलब है कि 4 धाम यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है, ये विश्व भर के सनातन धर्म प्रेमियों की एक आस्था का केंद्र है। और उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्रा होती है, एकमात्र यात्रा है जो सबसे बड़ी यात्रा है। हाँ। ये उत्तराखंड की आर्थिकी के साथ साथ हमारे उत्तराखंड की पहचान को भी महत्वपूर्ण बनाती है। इस वक्त जब ये यात्रा हो रही थी, आपने देखा हुआ कि पहले मुख्यमंत्री जी और जो पर्यटन धर्मस्व मंत्री हमारे, उन्होंने बड़ी बड़ी डांटें अधिकारी को लगाई, क्योंकि उसके बाद उनको भागना था। उस वक्त वो वायरल हो गए, लोगों को लगा कि हाँ चाक चौबंद हो रही है। उसके बाद यात्रा शुरू हो गई। अब पता चला कि जो महाराज हैं, हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं, दुबई में गए हैं यात्री को लेने के लिए। दुबई से कौन से यात्री यहाँ 4 धाम में आएंगे? अगर इंडोनेशिया या मॉरिशस की बात होती तो मैं मानता भी वहां से यात्री 4 धाम के लिए आ सकते, लेकिन दुबई से बहुत मुश्किल से कोई यात्री आएगा। इस वक्त उपचुनाव भी साथ साथ में है, तो केवल अपने एक लीपापोती करने के लिए 2 मंत्रियों को ये कहकर जिम्मेदारी दे दी है कि ये इस धामों की देख रेख करेंगे, व्यवस्था को संभालेंगे। लेकिन जैसे थपलियाल जी ने कहा कि अब रेला चल चुका है, मेला लग चुका है। हाँ। ये यात्रा भगवान भरोसे है। सती जी ने कहा ये वास्तव में भगवान भरोसे है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुंभ की तरह ही 4 धाम यात्रा पर भी कलंक कर दिया। अब आपके जितने भी डेटा है आप सामने आइए और हम सुनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हम सुनेंगे। सत्यवीर जी को पूरा वक्त देंगे। सत्यवीर जी, आपके पास मैंने तो शुरुआत ही आपसे की थी, अभी कुलदीप जी की एक भी प्रतिक्रिया नहीं सामने आई, वो तो कुछ नहीं बोल रहे। ठीक है, तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर 4 धाम यात्रा की जिम्मेदारी किसकी है? कौन सुनिश्चित करेगा कि आने वाले श्रद्धालुओं को पूरी तरह से सुविधाएं मिल रही हैं? एक छोटे से ब्रेक के लिए देवभूमि के दंगल में रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी।
मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चारधाम यात्रा की जिम्मेदारी किसकी, आज हम इसी को लेकर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में मौजूद है। अब कुलदीप जी के पास चलते हैं। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है। कुलदीप जी, स्वागत है आपका आज की हमारी चर्चा में। कुलदीप जी, आपने सभी राजनीतिक पार्टियों के बयानों को तो सुना, लेकिन सबसे अहम आज बयान हो जाता है ब्रजेश सती जी की बात। ये बेहद अहम हो जाती है क्योंकि तीर्थ पुरोहित हैं और सच्चाई मुझे लगता है आज बयां कर दी है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। मुझे लगता है अगर ये कुछ कहती भी हैं तो ये दूसरे का आरोप ये कहकर टाल देते हैं, लेकिन इनकी बात कितनी सच है, क्या लगता है आपको? आज पोल खुल गई है? देखिए गरिमा, ब्रजेश सती जी ने जो बात कही है उसमें लेस मात्र भी मुझे कोई शंका नहीं है। कारण यह है कि मैं खुद 8 तारीख को जब श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट उद्घाटन होने थे तो उससे एक दिन पहले मैं बद्रीनाथ पहुंचा था और देहरादून से बद्रीनाथ पहुंचा और दूसरे दिन मैं उसका साक्षी रहा हूं जब भगवान बद्री विशाल के कपाट उद्घाटन हुए हैं और ब्रजेश जी से मेरी बद्रीनाथ में मुलाकात भी रही है। यहाँ 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। हम अक्सर जो बात कहते रहे हैं कि अब तो डबल इंजन के साथ साथ ट्रिपल इंजन भी हो गया है, तमाम विषयों को लेकर के हम चर्चा करते रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए जा रहे कार्यों में कोई कोताही नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है, बहुत बेहतरीन सड़कें उन्होंने दी हैं और यही कारण है कि उन बेहतरीन सड़कों से भारी तादाद में यात्री हमारे चार धाम पहुंच रहे हैं जी। लेकिन जो सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे चार धामों की जो व्यवस्था है जो कि राज्य सरकार के हाथ में है, मुझे बद्रीनाथ धाम में राज्य सरकार कहीं नहीं दिखाई दी। अधिकारी सिर्फ काम बहुत बढ़िया हो रहा है, यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है, उत्तराखंड सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन मात्र सोशल मीडिया पर रोज बहुत बढ़िया फोटो छप आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है सोशल मीडिया पर। आज चार धाम यात्रा शुरू हुए 15 से 20 दिन का समय होने को है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम किसी भी धाम में अभी तक पहुंची नहीं है। ना ही किसी धाम में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के कोई व्यवस्था की गई है, ना ही अगर कोई व्यक्ति कोई यात्री उसकी अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो जाती है और चूंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा है, क्राउड बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में उस यात्री को उस जो उपचार के लिए उपचार स्थल तक लाना एक चुनौती हो जाता है। तो ऐसे में कोई मोबाइल टीम की व्यवस्था भी नहीं की गई है जो उस घायल या बीमार यात्री तक पहुंच सके और उसे त्वरित फर्स्ट एड दिए जा सके। ठीक है, अधिकारी आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और खाना पूर्ति करके वहां से चले जा रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि राज्य सरकार ने अगर तमाम व्यवस्थाएं कर दी हैं तो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात आज अभी प्रत्यक्ष हुई है कि भारत सरकार को क्यों संज्ञान लेना पड़ा और आज भारत सरकार को एनडीआरएफ और आईटीबीपी को कहना पड़ा है कि वो चार धाम का मोर्चा संभाले। बिल्कुल। वहीं आर्मी को कहा गया है कि मेडिकल फैसिलिटी में आर्मी आगे आए और यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे। तो ये बात ये सवाल हम नहीं खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल केंद्र सरकार ने किया है, ये व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है। तो उत्तराखंड सरकार के और उत्तराखंड में जो भाजपा के प्रवक्ता है वो बताए
कि जब राज्य में सारी व्यवस्थाएं इतनी बेहतर हैं तो क्यों प्रधानमंत्री को दखल देना पड़ा, क्यों एनडीआरएफ को वहां पे लगाना पड़ा, क्यों आईटीबीपी को लगाना पड़ा, क्यों आर्मी से मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए बात की गई है वहां पे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कुलदीप साहब की कहीं ना कहीं देखिए कमी तो है, तभी तो पीएमओ ने बीच में अगर जानकारी मांगी है तो कहीं ना कहीं कमी लगी है, इसी के चलते दखल अंदाजी करनी पड़ी केंद्र सरकार को। बिल्कुल गरिमा, हमने आज तक कभी इस तरह से नहीं देखा था, क्योंकि मैं उस जिले का रहने वाला हूं। हाँ, पहले जब कभी बरसात के समय में प्राकृतिक आपदाओं की समस्या हो जाती थी तो केंद्रीय बलों को आना होता था। केंद्रीय बल तब आते थे और वह परिवहन की सुविधाओं को लेकर के, कनेक्टिविटी को लेकर के काम करते थे। जिसमें सड़कों को खोलना है तो बीआरओ हमारी काम करती थी, इंडियन आर्मी आकर के वहां पे यात्रियों की, श्रद्धालुओं की मदद करती थी। लेकिन ऐसी स्थिति पहली बार आई है कि प्रदेश में सरकार का गठन होने के बाद जिस तरीके से, और यहां पर एक हास्यास्पद स्थिति यह है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले 6 या 7 लोगों के स्तर पर इसकी बैठकें हुई हैं। बिल्कुल माननीय गवर्नर के स्तर पर इसकी बैठक हुई, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर इसकी समीक्षा हुई, स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर इसकी समीक्षा हुई, पर्यटन मंत्री के स्तर पर इसकी समीक्षा हुई, परिवहन मंत्री के स्तर पर इसकी समीक्षा हुई। लेकिन हम जब वहां व्यवस्थाओं को देखते हैं तो मैंने आपसे पहले भी कहा ना गरिमा जी कि निसंदेह प्रधानमंत्री मोदी ने ऑल वेदर रोड में देहरादून से लेकर के और बद्रीनाथ तक बहुत बढ़िया काम किया है। कुछ छोटे छोटे पैचेज हैं जहां पर समस्या है, लेकिन उनका समाधान हो जाएगा, समय के साथ उन्हें सुधार लिया जाएगा। बहुत बढ़िया सड़कें हैं। लेकिन जब हम बद्रीनाथ पहुंचते हैं तो वहां जो अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, तो ये बड़े सवाल खड़े कर रही है और इसमें निसंदेह उत्तराखंड की सरकार कटघरे में है। ठीक है सत्यवीर जी, अब आपकी बारी है, खूब बोलिए लेकिन सारे सवालों के जवाब दीजिए। पहले तो मैं कहना चाहूंगा, आपके डिबेट में एक मान्यवर थे वो चले गए बोल के। हाँ। इस तरीके से जब कोई डिबेट में आता है तो वो डिबेट का जो असली स्वरूप होता है वो बेकार करके चले जाता है। आपका असली मकसद उनको संतुष्ट करना है या फिर उत्तराखंड की जनता को? मुझे लगता है उत्तराखंड की जनता और दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं। आपके चैनल बहुत सारे दर्शक देखते हैं, तो जब मैं उत्तर दूंगा तो कम से कम वो खंडन तो करे या उसका समर्थन तो करे। आप बताइए, यहाँ पर आपकी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए, मैं हूं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि कभी किसी को कोई काम है तो कोई गेस्ट हमारे साथ जा नहीं सकता है, वो कम वक्त के लिए हमारे साथ में जुड़े थे। नहीं, अभी देखो, नहीं, अभी हमारे मेरे सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने उनके प्रश्नों पर एक सुर से सुतार मिलाया, तो कम से कम वो सुनते थे उस बात को। दूसरा मैं अब आता हूँ आपके ऊपर, आता हूँ। अभी सभी ने उठाया यहाँ पर कि भाई जिलों में कोई डीएम का कोई वो नहीं है, कप्तान, पुलिस कप्तान का कुछ नहीं है, वहां के सीएमओ का कुछ नहीं। जरा इनको बोले कि अपडेट होके आया करें, सभी को संबंधित जिलों से जितने भी डीएम है, चाहे वहां के पुलिस कप्तान है, जो वहां के सीएमओ है, निरंतर निगरानी में लगे हुए हैं। दूसरा, आपने केंद्र सरकार की बात करी, खासकर पीएमओ को टारगेटेड किया। मैं ये बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जब 2013 की आपदा आई उस समय भी नरेंद्र मोदी जी वहां पर आए सहायता देने के लिए, मगर उस समय की तत्कालीन सरकार हरीश रावत के नेतृत्व में किस प्रकार से सहायता लेने से उन्होंने मना कर दिया था। तो आप इनकी मानसिक स्थिति समझ सकते हैं। कहना चाहूंगा ऐसा, अरे तबलियाल जी रुक जाओ, अभी इतना जल्दी क्यों बोलने दीजिए, अभी शुरू किया उन्होंने। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ऐसा प्रधानमंत्री बता दीजिए जो निरंतर केदारनाथ की आपदा के बाद और जिसने निरंतर यहाँ पर आके कार्यों की अपने आप समीक्षा करी हो। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, सभी ये कह रहे थे ना कि यहाँ बैठ के कुछ नहीं होता है। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, संचार क्रांति का युग है, और उस टेक्नोलॉजी का हमने यहाँ पे उत्तराखंड में भी यूज किया है और केंद्र में बैठे पीएम। अरे सत्यवीर साहब, आप ये जो जनरल बातें बताते हैं ना, इन बातों से कुछ होता नहीं है। ये जनरल बातें नहीं, सवालों के जवाब तथ्यों के माध्यम से दीजिए। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, आज डिबेट का स्वरूप वो नहीं रह गया है। डिबेट का स्वरूप भी आज बदलना चाहिए कि किस प्रकार से डिबेट अपने नए स्वरूप में आए। अब मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, कमी रह गई डिबेट में? सबने अपनी बात कही, मैं आपसे जवाब की उम्मीद करती हूँ क्योंकि आप सत्ता वाली पार्टी से हैं। अरे मैं बात क्या कर रहा हूँ गरिमा जी, आप सुनिए। हाँ। जो मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ बैठ के कुछ नहीं होता। यहाँ बैठ के बहुत कुछ होता है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इस प्रकार से आ चुकी है। आज की ड्रोन है, आज के डेट में सीसीटीवी कैमरे, हमने सीसीटीवी कैमरे लगा, इस प्रकार ये सबको पता है सत्यवीर जी, सबको पता है। देखिए एक बात मेरी सुनिए, अभी आप
चाहे राजेंद्र जी ने बोला हो, थपलियाल साहब ने बोला, नवीन जी ने बोला, आप कह देंगे कि ये तो हमारी विपक्षी पार्टियां हम पे आरोप लगाएंगे, आप कह सकते हैं, ये कह के आप बच सकते हैं इस बात से। लेकिन अभी ब्रजेश सती जी ने जो बातें कही है ना, ये आपके कोई दुश्मन नहीं है, ये बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित हैं और खुद ये यात्रा करके आए हैं। अभी वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी ने जो बातें कही, क्या ये भी आपसे किसी प्रकार की कोई दुश्मनी रखते हैं? क्या ये आपके विपक्षी पार्टी से हैं? नहीं ना। तो अगर ये बातें कह रहे हैं तो कम से कम इनकी बातों को तो संज्ञान लीजिए आप। गरिमा जी, यही तो प्रॉब्लम है आज की डेट में। क्या जो सरकार में रहते हुए हम जो कार्य कर रहे हैं वो लोगों को बेचैनी हो रही है। क्या मैं बताऊं क्या केदारपुरी की क्या स्थिति आज की डेट में? आप केदारपुरी देखिए किस प्रकार से बनी है। अरे किसे बेचैनी हो रही है? किसे बेचैनी हो रही है? सत्यवीर जी, आप जवाब नहीं देते सवाल का। आपकी समस्या यही है। आप ये बताइए, ब्रजेश जी ने जो कहा, ब्रजेश जी ने क्यों कहा? ब्रजेश जी ने जो कहा वो ब्रजेश जी ने क्यों कहा? अरे ब्रजेश जी अगर यहाँ होते तो खंडन करते। मैं कह रहा हूँ कि अरे मुझे जवाब दीजिए ना, आप उत्तराखंड की जनता को जवाब दीजिए। कुलदीप जी ने अभी आप पर बड़े आरोप लगाए कि तैयारियां नहीं है, वो है, जवाब दीजिए आप। कुलदीप जी, आप लीजिए इनसे जवाब। गरिमा जी, आप बात सुनिए मेरी। जब ब्रजेश जी इस बैठक से ही चले गए तो उनका नाम क्यों लेना है अब इस बैठक में? जो इस बैठक वो कह तो गए। सत्यवीर जी, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे जो ब्रजेश जी ने वहां के हालात रखे, आपकी पोल खोल दी सरकार की, आपकी पोल खोल चुकी है उसमें, आप क्यों कर रहे हैं? तीर्थ पुरोहित ने आपकी पोल खोल दी तो आपको मिर्च लग रही है। ना बताइए, आपको मिर्च लग रही है। आप क्यों नहीं बोलते आप सरकार ने क्या किया? वहां पर लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। जब आप बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोला जाएगा। सत्यवीर जी, आप अगर अपने सवाल का जवाब देंगे ना, आपसे जो सवाल किए गए हैं वो किसी ने भी किया हो, वो तीर्थ पुरोहित होने के साथ साथ उत्तराखंड की जनता भी है ना, वो जनता की तरफ से सवाल किए गए। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप उनके जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं भी यहीं का नागरिक हूँ, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, मैं भी अपडेटेड हूँ। हाँ, लेकिन आज आप यहाँ पर एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं ना, आज आप मेरे साथ इस डिबेट में पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आए, इसलिए मैं आपसे जब सवाल कर रही हूँ। आप बताइए, जो आप जो कहा अभी ब्रजेश जी ने, उसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बात, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा, मैं वैसे व्यक्ति का उत्तर नहीं देना चाहूंगा जो डिबेट से भाग गया हो। ब्रजेश जी, आप नहीं है। अरे सत्यवीर जी, आप ना बच रहे हैं। सत्यवीर जी, आप बच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप कैसे इस तरह की बात कर पा रहे हैं, लेकिन आप बच रहे हैं क्योंकि आपके पास असल में उनके सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। इस बात को मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप इन्हीं से बुलवा लीजिए जिनके पास। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, अब बोलेंगे। आपके पास कोई जवाब है? आपके पास कोई जवाब है? नहीं, नवीन जी, आप शांत हो जाइए। आज मुझे सिर्फ इनसे जवाब चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों चर्चा करना शुरू कर देंगे ना तो मैं इनसे सवाल नहीं कर पाऊंगी। ये कह रहे हैं ब्रजेश जी की बातों का जवाब नहीं देंगे, जबकि ब्रजेश जी जाने वाले थे। मैंने पहले भी बोल दिया था कि सत्यवीर जी, इनकी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे एक एक जवाब लूंगी। अब ये कहने की जवाब नहीं देंगे क्योंकि इनके पास असल में जवाब है ही नहीं। आज आप एक्सपोज हो रहे हैं एक्चुअली में। जब आपका पूरा देर बाद सब कुछ तो बताइए ना, आप सिर्फ ब्रजेश जी के जवाब दे ही रखते हैं या फिर पूरे उत्तराखंड सरकार की, पूरी जनता की आप रखते हैं? आपको सिर्फ ब्रजेश जी को संतुष्ट करना है? ब्रजेश जी की नहीं रखता हूँ। हाँ, तो बताइए उन्होंने जो कहा आखिर क्यों कहा, बताइए सत्यवीर जी। दुश्मनी है तो बताइए। मैं तो मुड़ 15 मिनट खराब किया उन्होंने, उसमें हम अच्छी चर्चा कर सकते, तो मैं तो मुड़ 15 मिनट खराब किए उन्होंने। इसलिए क्यों खराब किए? ब्रजेश जी ने 15 मिनट खराब किए, वो आपकी पोल खोल कर गए और आपके पास जवाब में बोलने के लिए एक लाइन नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप कोई जवाब नहीं देंगे, ये सच्चाई है आपकी। वो तो जो कह गए, लेकिन आप जवाब न देकर और बड़ी गलती कर रहे हैं मुझे लगता है। ठीक है, आपको नहीं देना जवाब, कोई बात नहीं, लेकिन उत्तराखंड की जनता देख रही है कि तीर्थ पुरोहित की बातों का जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास एक शब्द नहीं है, एक शब्द नहीं है आपके पास। आपने हार मान ली और कह दिया कि मुझे जवाब नहीं देना है। सत्यवीर जी, ठीक है, मैं दूंगा, मैं ब्रजेश को दूंगा, मैं आपको दूंगा। अगर आपको सुनना है तो सुनिए। अरे मैं कब से कह रही हूँ कि आप बताइए, मैं कर रही हूँ आपसे सवाल, मैं पूछ रही हूँ आपसे। जो बीच में बोल रहे हैं इनको बोलो कि बंद। नहीं, वो नहीं बोलेंगे, मैंने उनको रोका ना। आप तो पहले से ही कह रहे हैं कि मुझे जवाब नहीं देना। आप सुन लीजिए। हाँ, बोलिए ब्रजेश जी ने जो बातें कही क्यों कही, बताइए, जल्दी से बताइए। अब सुन लीजिए। हाँ। तीनों जिलों के जो संबंधित जिले हैं, वहां के डीएम, पुलिस कप्तान, वहां के सीएमओ को वो सब निगरानी कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, पैरामेडिकल, ऑर्थोपेडिशियन, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ वहां पर सब है। दूसरा 108 नंबर और 108 लाइफ, दूसरा मैं आपको बताऊंगा 108 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है। सारे जितने भी रूट है, वो कहाँ थी? अभी एक एग्जाम्पल भी देकर गए ना ब्रजेश जी, कहाँ थी वो? अरे फिर उनका नाम मत लीजिए आप। क्यों ना लूं मैं? वो मेरी डिबेट में आए, वो मेरे गेस्ट थे। ये कोई तरीका नहीं होता सत्यवीर जी, प्लीज आप कम से कम लॉजिकल बातें करिए, आप लॉजिकल बातें करिए। उन्होंने कुछ कहा तो आप उनको जवाब नहीं देंगे, आप उनको जवाब ही नहीं देंगे। डिबेट कर रहा हूँ,
लॉजिकल डिबेट में आप पूछिए, आपको जवाब दूंगा। हाँ, मैं पूछ रही हूँ आपसे। अभी मेरी डिबेट में आए एक गेस्ट ने ये सवाल किया था कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और कोई वहां पर नहीं पहुंचता है, मुझे जवाब चाहिए आपसे। अरे यात्रा में मैं आपको बताना चाहूंगा, यात्रा में किसी प्रकार की दुर्घटना होती है उसके लिए हम जिम्मेवार है, उसकी जिम्मेवारी उठाने को तैयार है, हम भी उस जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट रहे हैं। और यही हमारी उनके प्रति संवेदना भी है इस तरीके से कि इस प्रकार की घटना, हमने उसके बाद गाइडलाइन भी जारी करी है कि भाई जिस प्रकार किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है, किसी तरह की बीमारियां है, वो अपने डॉक्टर की जो उन्हें दी गई है वो उसका पालन करें। ठीक है, ये सारी बातें आप पहले भी बता चुके हैं सत्यवीर जी, सारी बातें आप पहले भी बता चुके हैं कि आपने क्या तैयारियां की। मेरा जवाब था कहाँ थी? आप कह रहे हैं कि हमने इतनी व्यवस्थाएं कर दी, एम्बुलेंस कर दी, उनकी पत्नी वहां पर खड़े होकर रो रही है, उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंच रहा है, और आप कह रहे हैं कि हमने झोआ भर व्यवस्थाएं कर दी है, कहीं कुछ नजर नहीं आता है। पहली बार यात्रा में 8 ब्लड बैंक लगाए गए हैं, 4 ब्लड स्टोरेज लगाए। क्या पहले कभी किसी यात्रा में बता दीजिए मुझे आप गरिमा जी, आप तो पहले की बात मत किया करिए, मुझे अभी की बात करनी है, पहले की बात मत किया सत्यवीर जी। पहले क्या हुआ मुझे उससे नहीं मतलब है, मैं अब आपसे जवाब चाहती हूँ। सत्ता में जो पार्टी होगी मैं मुझे सबसे ज्यादा जवाब उससे चाहिए। ठीक है सत्यवीर जी, अब राजेंद्र जी को सुन लें, राजेंद्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं। राजेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे आप? अभी सुना आपने सत्यवीर साहब को। गरिमा मैं कहना चाहता हूँ कि ये यात्रा धार्मिक यात्रा है, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। बिल्कुल। इस यात्रा की व्यवस्था से उत्तराखंड की प्रशासनिक क्षमता का आंकलन होगा और होता रहा है। बिल्कुल। अगर ये सरकार चाहती, जैसे इन्होंने अभी सत्यवीर भाई कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी केदारनाथ आए, प्रधानमंत्री जी बार बार आए, और मुख्यमंत्री जी ने भी इस बार प्रधानमंत्री जी के बिहाफ पे वहां पूजा की। अगर इसकी व्यवस्था सुचारू और सही तरीके से, वेल मैनेज तरीके से हो, तो ये उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक यात्रा बन सकती है हिंदुओं के लिए। लगभग 3 से 4 करोड़ हिंदू पूरी दुनिया में बाहर है, जिसकी इच्छा है कि वो अपने धर्म कर्म के कार्यों को करे, लेकिन व्यवस्था नहीं है। अगर मान लीजिए कोई परिवार दुबई से ही, जैसे अभी कह रहे थे महाराज गए हुए हैं वहां लेने, हमने मान लिया महाराज जी ले आए, अगर कोई परिवार बाहर से आया, वो ऋषिकेश से केदारनाथ जाएगा, कहीं रास्ते में महिलाओं के लिए पेशाब करने के लिए कोई स्थान है? मैं भी आपको डेटा देता हूँ। उत्तरकाशी में तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तो इसे राजनीतिक डिबेट नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन आप इसे बना के रहेंगे। मैं बता रहा हूं सत्यवीर जी प्लीज, सत्यवीर जी जब आप बोल रहे थे तो राजेंद्र जी ने नहीं बोला, अभी उनको बोलने दीजिए। और अब तो ब्रजेश जी भी आ गए। अब ब्रजेश जी से मैं कहूंगी, आज भले ही हमारा वक्त जो है वो जा रहा है, मुझे पता है, लेकिन ब्रजेश जी जल्दी से एक लाइन में आप अपने सवाल करिएगा, सत्यवीर जी जवाब देंगे, क्योंकि आप जब आप आए तभी वो जवाब देंगे। हाँ, मैं एक हिंदू भी हूँ, हाँ, मैं एक उत्तराखंडी भी हूँ, हाँ, मैं एक समाज सेवक भी हूँ, और मैं एक टैक्स पेयर भी हूँ। मेरा पूरा अधिकार है इस सरकार से सवाल करने का। मैं पहले हिंदुस्तान का नागरिक हूं, उसके बाद मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूं। इन्हें जवाब सही देना पड़ेगा। इन्होंने एक भी उत्तराखंड रोडवेज की बस नहीं लगाई, कोई वहां हेल्थ पॉइंट्स नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कल डॉक्टर चित्रलेखा या क्या नाम है, ये तो कह रहे हैं सारी तैयारी है, हमने एम्बुलेंस भी लगाए, हमने जगह जगह पर 1 किलोमीटर पर हमने डॉक्टर्स की तैनाती कर दी है। क्या इस यात्रा पे, ये यात्रा जो है ये सिर्फ प्राइवेट लोगों के भरोसे है? वो लोग भी 2-3 साल से पीड़ित हैं, परेशान हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि ये यात्रा सफल हो, ताकि उनका जो घाटा है, आर्थिक घाटा, वो पूरा हो। लेकिन सरकार के स्तर से कोई व्यवस्था वहां नहीं की गई। ये जो मंत्री वहां अपॉइंट किए, देर से ही सही, इन्हें अख्तियार क्या है? अगर वहां कोई अव्यवस्था हो गई तो क्या ये गाज इन मंत्रियों के सिर होगी? ठीक है। पर्यटन मंत्री कहाँ है? पर्यटन मंत्री को क्यों नहीं इस समूह में शामिल किया गया? हाँ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म, उसे क्यों नहीं शामिल किया गया? चीफ सेक्रेटरी ने क्यों नहीं ली, क्या नाम, इसकी समीक्षा बैठक? सवाल बहुत हैं, लेकिन हम इसे राजनीतिक यात्रा नहीं बनाना चाहते।
मैं तो उत्तराखंड के एक नागरिक के रूप से एक बात कहना चाहूंगा गरिमा, आपके चैनल के माध्यम से जी, अगर इसकी बेहतर व्यवस्था हो तो ये उत्तराखंड की आय बढ़ाने का सबसे बड़ा स्रोत होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। ब्रजेश जी, आपने अभी बहुत सारे सत्यवीर जी, राजनीति में सवाल का जवाब देना पड़ता है और दुर्भाग्य से भाजपा के लोग जवाब नहीं देते, उल्टा सवाल करते हैं। इस परिधि से आप बाहर आइए, आपके कंधों पे जिम्मेदारी है इस उत्तराखंड प्रदेश के लोगों की। ठीक है ठीक है, तो जनता ने नकार दिया। जी आपके पास ही आ रहे हैं, सत्यवीर जी आपके पास ही आ रहे हैं। अब ब्रजेश जी भी आ गए हैं। ब्रजेश जी ने बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें की थी, आपकी पोल हम कह सकते हैं बिल्कुल खुलकर के खोल दी थी, चारधाम यात्रा का जो असल सच है वो सामने ला दिया था। अब आप जवाब दीजिए, क्योंकि ब्रजेश जी सुनने के लिए आज हमारे डिबेट में वापस आ गए। मैं बोलता हूँ, अभी ब्रिजेश जी कह रहे थे कि कोई सीएमओ नहीं, कोई कप्तान का नहीं, कोई डीएम नहीं, तीनों मैंने ये नहीं बोला है। आप मैंने सीएमओ का मैंने जिक्र ही नहीं किया है। फिर करके सुन लीजिए, आपको याद ही नहीं रहा क्या बोला आपने? अरे आप अगर मैंने ये सीएमओ और डीएम बोला होगा तो देखो ब्रिजेश जी थोड़ा सुनने का मादा रखिए कि आप 15 मिनट बोले, मैं बिल्कुल नहीं बोला। मैंने सीएमओ और डीएम का कहीं कोई प्रकार से मैं डिबेट नहीं कर सकता। मैं आप ब्रजेश जी उनको सुन लीजिए। मैं डिबेट नहीं कर सकता इस तरह की। कोई व्यक्ति बोलता है, दूसरा कोई बीच में नहीं बोलता, मेरे बीच में सब बोल जाते हैं। ब्रजेश जी प्लीज उनको बोलने नहीं दीजिए, नहीं तो फिर वो जवाब नहीं देंगे। वो वैसे ही जवाब नहीं दे रहे थे, अभी अगर आप बीच में बोलेंगे तो वो अपनी बात नहीं कहेंगे। हाँ सत्यवीर जी कंटिन्यू करिए। दूसरा भी ये कह रहे थे शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालयों की मैं सिलसिले जिले जहां जहां यात्रा हो रही है वहां गिना चाहूंगा। उत्तरकाशी में 91 किया गया, रुद्रप्रयाग में 65 और एक मोबाइल भी किया गया है। चमोली में 22 है। उसके बाद आप आ जाइए टिहरी में 7 है और उसमें 2 मोबाइल भी है और 15 देहरादून में है, हेमकुंड साहिब में 17 है और केदारनाथ में 212 है। और अगर इनका टोटल कर लोगे 429 और 3 लाख ये 3 है। और इसी प्रकार से और यहाँ पर जितने सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, ये जगह जगह पर सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। दूसरा मैं आपको एक और डेटा देना चाहूंगा। अभी बात आ रही थी कि हमने और क्या किया। मैंने अभी आपके बोला था कि भाई क्या व्यवस्था की गई। अभी इन्होंने बोला मैंने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं कि 8 ब्लड बैंक हमने ब्लड बैंक के वो केंद्र बनाए हैं, जिसमें 8 ब्लड बैंक है, उसमें 4 स्टोरेज भी है और ये यूनिटें दी गई है सबको। अब दूसरा मैं बताऊं 3 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 13 आपातकालीन 108 की जगह ये अलग अलग जिलों में हर सिलसिलेवार दी गई है। अगर आप मुझे समय दोगे तो मैं एक के बाद एक बताना चाहूंगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा आज के अखबारों में भी आपने देखा होगा जो कि पहले आ जाना चाहिए। 20 डॉक्टरों को हायर किया गया है, यहाँ से एम्स से हायर किया गया जो स्पेशलिस्ट है कि इस यात्रा में। दूसरा मैं कह जाऊंगा इसी एम्स में ऋषिकेश एम्स में 100 बेड का अस्पताल बनाया गया है जो तीर्थयात्रियों के लिए। और हर जहां जहां पे बेस बनाए गए हैं वहां पर 4 डॉक्टरों को तैनात किया गया है, अलग अलग विशेषज्ञ के। इसी प्रकार से पूरा डेटा है। तो अगर आप हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हो तो पहले ये भी देख लीजिए कि कौन कौन सी व्यवस्था। दूसरा मैं कहना चाहूंगा अगर आज यात्री उमड़ रहे हैं तो हमारी सरकार के ही ये दूरदर्शिता थी, किस प्रकार से यहाँ के जिस प्रकार हम भी चाहते हैं सत्यवीर जी, हम भी यही चाहते हैं कि उत्तराखंड में खूब सारे यात्री आए, खूब सारे श्रद्धालु आए, लेकिन उनके आने के बाद की जो व्यवस्थाएं, जो उनकी जरूरतें हैं वो भी पूरा करने की जिम्मेदारी तो आपकी बनेगी ना। मैं मात्र 30 सेकंड लेना चाहूंगा आपके। हमारे फिरोज भाई साहब ने बोला कि यहाँ पे हमें पर्यटकों की जरूरत नहीं है। एक स्थिति उत्तराखंड के अंदर ऐसी आ गई थी, जब सभी ने देखा होगा जब केदारनाथ की आपदा आई थी किस प्रकार की लूट खसोट हुई थी। यहाँ पर यहाँ के जब यहाँ पे पर्यटक थे क्या सुनने को नहीं मिला उत्तराखंड को। जो अतिथि देव भूमि की जो हमारी गरिमा थी उसको चोट पहुंची कि नहीं पहुंची, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए किस प्रकार से हमने पिछले नरेंद्र मोदी की 8 साल की सरकार और यहाँ जो हमारी सरकार थी उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया। हमारी दूरदर्शी जिस प्रकार से इन्होंने वो प्रश्न उठाया कि वो जो यमुनोत्री का रोप वे था वो आज तक नहीं बना है, उसको जो नहीं बना ये खेद का विषय है। और जिस प्रकार से उसको दोबारा से प्रोजेक्ट में लाया गया, यमुनोत्री की नहीं हेमकुंड साहिब का भी। और ये खुद मुख्यमंत्री के बयान नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है। हम तो निरंतर चिंतित है कि यहाँ की जो यात्रा है किस प्रकार से सुचारू रूप से चले और कोई भी हानि ना हो। और दूसरा अभी बात आई कि एनडीआरएफ को भी लगाया गया। समय समय पर जैसे जैसे यात्रा में जरूरतें पड़ेगी, आवश्यकता जैसे पड़ेगी, हम उस चीजों को पूरा करने के लिए आगे निरंतर स्टेप्स लेते रहेंगे। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा अभी आपने देखा होगा हर्षिल में एक आपातकालीन यूनिट लगाई गई है जो कि आने वाले समय में किसी को भी कोई दिक्कत होती है उसको पूर्ण किया जाए। अगर आपके डिबेट का और समय होता तो मैं आपके अनेकों जवाबों को दे सकता हूं। दूसरा कांग्रेस आज आस्था की बात करती है
इनको अपना इतिहास याद नहीं है। चाहे वो 1901 में गरिमा 30 सेकंड लेना चाहूंगा, चाहे 1966 में जो गोरक्षा मंच किया होगा और संसद भवन के बाहर जब जिस प्रकार से कितने ही साधुओं पर गोलियां चलाई गई, तो करपात्री महाराज ने प्रतिज्ञा करी थी कि आने वाले समय में कांग्रेस का सर्वनाश होगा। और ये 2022 का चुनाव है जिसमें इन्होंने सहसपुर विधानसभा पड़ती है जहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे कब्जे के लिए बात करी थी। तो किस प्रकार की बात करते हैं ये, और बात ठीक है आपने अपनी बात पूरी कर ली। देखिए सत्यवीर साहब, आपने क्या योजनाएं की ये हम सब जानते हैं, हम पहले भी दर्शकों को बता चुके, लेकिन हम बात उसी पर करते हैं कि क्या नहीं हुआ, आखिर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसी के चलते समस्याएं तो श्रद्धालुओं के सामने आती है। हम कब कह रहे हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जहां पर अव्यवस्थाएं तो रह गई है, तो आपको भी मानना पड़ेगा। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में। कुलदीप जी, आपने भी बड़े सवाल किए थे सत्यवीर साहब से, लेकिन आप भी चर्चा से कुछ देर के लिए कनेक्शन आपसे टूट गया और ब्रजेश जी भी चले गए थे। सत्यवीर जी ने साफ मना कर दिया कि जो है चर्चा में सिर्फ उन्हीं का जवाब दूंगा। अभी सत्यवीर जी ने काफी बातें कही, उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत सारी तैयारियां की हैं, हमने तो 1-1 किलोमीटर पर डॉक्टर्स की तैनाती कर दी है, एम्बुलेंस है, जाने कितनी चीजें उन्होंने गिना दी, फिर आखिर कमी क्यों रह जा रही है? ये बीच की जो बात सामने आ रही है वो कहां से आ रही है? कुलदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कराएं। कुलदीप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है गरिमा? जी कुलदीप जी, जल्दी से बोलिए जी। हाँ, तो ये गरिमा, अगर मैंने बद्रीनाथ की यात्रा नहीं की होती, हाँ। अगर मैं कपाट उद्घाटन के समय देहरादून से निकल करके और लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा करके मैं बद्रीनाथ नहीं पहुंचा होता, तो शायद मैं अपने तथ्य इतने आत्मविश्वास के साथ आपके मंच पे, आपके चैनल पे नहीं रख पाता। हाँ। मैं ब्रजेश सती की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और 100% सहमत हूँ। ब्रजेश सती कहीं गलत नहीं कह रहे हैं, और क्योंकि ब्रजेश सती ने जो बातें कही है उन्होंने तो, मैंने तो सिर्फ यहाँ से बद्रीनाथ धाम की यात्रा की है, ब्रजेश ने तो केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की भी यात्रा की। ठीक है, मैंने देखिए मैं आपके सामने मैंने पहले भी वास्तविकता रखी कि निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सड़कों के बहुत बेहतरीन काम किया है, और यही कारण है कि हमारे धामों में यात्रियों का एक हुजूम उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में यात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पहुंच रहे हैं, लेकिन उन 4 धामों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्था करना तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर अभी जो भाजपा प्रवक्ता ने जो बातें कही है, तो मैं ये बात भाजपा प्रवक्ता से भी बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि सत्यवीर जी, जो बातें आपने कागजों में गिनाई कि हमारे पास आंकड़े हैं, तो मैं आपके संज्ञान में डाल दूं कि जो आपके राज्य की जो शासन तंत्र है ये आपको भ्रमित कर रहा है। ठीक है, देहरादून से बद्रीनाथ के बीच में मुझे मात्र यात्रा मार्ग में, जिले में कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यात्रा मार्ग में मुझे मात्र 2 जगह पर मोबाइल टॉयलेट दिखाई दिए हैं, मात्र 2 जगह पर। बताइए, यानी कुलदीप जी, कहीं ना कहीं आप भी यही कहना चाहते हैं कि देखिए कमी तो है। सत्यवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त की बेहद कमी आज हमारे साथ में, आज के हमें इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। देखिए सत्यवीर जी, हम यही चाहते हैं कि आप कह रहे हैं जो वो ही सच हो, आप अपने कहे के मुताबिक ही सभी चीजों को धरातल पर दिखा पाएं और तीर्थ यात्री जो पहुंच रहे हैं उनको सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा दे पाए। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कुलदीप जी, आपको भी रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त कम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो सबसे अहम यहाँ पर यह हो जाता है कि 4 धाम की यात्रा के लिए जो तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, अब जब मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है, तो क्या इन तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को असल में राहत मिल पाएगी? आज इसी पर हमने विस्तार से बातचीत की है और देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।